ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हमने देख लिया कैसे चेक करते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है ना, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल का ऑर्डर बताओ, किस ऑर्डर में आपने ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट किया है कि उसमें कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल मतलब कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल की प्रॉपर्टी को उसने सेटिस्फाई किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल तो इसको कैसे चेक करते हैं, टोपोलॉजिकल ऑर्डर से चेक करते हैं। तो टोपोलॉजिकल ऑर्डर क्या होती है, या आपने मतलब इसमें कोडिंग में ग्राफ में भी टोपोलॉजिकल ऑर्डर होता है। ठीक है, ये वही कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल T1 T2 T3 T4 T5। ठीक है, इसका टोपोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे टोपोलॉजिकल ऑर्डर, ये देखो कि ऐसे कौन सा नोड है जिससे इनकमिंग एज नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नोड है जिस पे इनकमिंग एज नहीं है, सबसे पहले वो नोड ढूंढो। कौन से पे नहीं है, T1 पे नहीं है, तो T1 लिख दिया। ठीक है, देन T1 को डिलीट कर दो। उसके बाद देखो किस पे इनकमिंग एज नहीं है, किस पे नहीं है, T2 पे नहीं है, T2 लिख दो। देन T2 डिलीट कर दिया और T1 डिलीट कर दिया। अब देखो किस पे नहीं है इनकमिंग एज, T4 पे भी नहीं है और T3 पे भी नहीं है। तो दो पॉसिबिलिटी है, T4 T3। देन अगर T4 एग्जीक्यूट किया तो फिर T3 एग्जीक्यूट होगा, इनकमिंग एज T3 पे नहीं है। देन T3 हो गया, देन T5। और अगर T3 एग्जीक्यूट कर लिया तो अब T4 T5 दो पॉसिबिलिटी है, T4 को कर लो या T5 को कर लो। अगर T4 को किया देन T5 हो जाएगी और T5 को किया तो T4 को हो जाएगी। तो ये सारे ही इसकी क्या है, ऑर्डर है, टोपोलॉजिकल ऑर्डर में सॉर्टिंग कर दी गई है इसकी। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल भी कुछ ऐसा ही है। जब हम प्रेसिडेंस ग्राफ बना लेते हैं तो हम पहले क्या चेक करते हैं कि किस पे एक भी एज नहीं है, पहले वो लिखेंगे। देन उसको डिलीट करने के बाद जितने बचे वो लिखेंगे। देन उसको डिलीट करने के बाद जितने बचे वो उसका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ऐसा एक गेट में क्वेश्चन आ रखा है, मैं वही क्वेश्चन करा देता हूं आपको। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसका हम देखते हैं। फाइंड कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल ऑर्डर पूछा था हमें, 4 ऑप्शन दिए थे, इसको बताना था हमें। ठीक है, तो इसको भी आपको पढ़ना आना चाहिए। आपको उस तरीके से शेड्यूल नहीं दिया होगा कि ट्रांजैक्शन की फिगर बनी होगी और आप ऐसे ईजिली बना लोगे। आपको हमेशा शेड्यूल ऐसे ही दिया रहेगा। लिखने का तरीका क्या होता है ना, ये देखो कि W3 और 1 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो इसमें से जो मैक्सिमम नंबर होता है ना, उतने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आपके एक शेड्यूल में प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें मैक्सिमम क्या है, 3 है। तो हमारे शेड्यूल के अंदर कितने ट्रांजैक्शन प्रेजेंट है, 3 ट्रांजैक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑर्डर देखते हैं इसका। ठीक है, तो 3 ट्रांजैक्शन है क्योंकि मैक्सिमम नंबर क्या है, 3 यहाँ पे। तो शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल के अंदर 3 ट्रांजैक्शन लिखो, T1 T2 और T3। ठीक है, फिर ऑर्डर में डालते चले जाओ। पहले सेकंड ट्रांजैक्शन में A रीड हो रहा है, रीड A। देन राइट A हो रहा है। देन थर्ड में रीड हो रहा है। देन सेकंड में राइट B हो रहा है। देन थर्ड में राइट A हो रहा है। देन थर्ड में राइट C हो रहा है। देन फर्स्ट में रीड A हो रहा है। देन R2 रीड B हो रहा है। फिर फर्स्ट में राइट A हो रहा है। फिर राइट B हो रहा है। ठीक है, ये था हमारा पूरा ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये आपको बनाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, आप ट्रांजैक्शन रीड करते जाओ, लिखते जाओ उसके अकॉर्डिंग, बस यही करना है। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाना हमने सीखा। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेशन में पहला क्या होता था, प्रेसिडेंस ग्राफ बनाते हैं। प्रेसिडेंस ग्राफ में सबसे पहले नोड, जितनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है उतने नंबर ऑफ नोड्स बना लो। ठीक है, बना लिया। देन अब स्टार्ट करो। पहली ट्रांजैक्शन क्या है, T2 में रीड ऑफ A हो रहा है, तो चेक करो क्या कहीं पे राइट ऑफ A तो नहीं हो रहा। देखो राइट ऑफ A T1 में हो रहा, मतलब T2 से T1 एक एरो जाएगा। फिर इसमें चेक करो क्या इसमें भी है कोई,
हाँ राइट ऑफ ए यहाँ पे भी हो रहा है, मतलब T2 से T3 की तरफ भी जाएगा, ठीक है। देन राइट ऑफ ए अगर है इसमें तो इनमें तो हमने चेक कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद कौन सी ऑपरेशन आई, T3 में रीड ऑफ आर हो रहा है, तो आर अब देखो और कहीं हो रहा है क्या, एक मिनट मैंने कुछ गलत लिख दिया यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, अच्छा ये सी है, ठीक है सी था ना, यहाँ पे देखो ए सी था, थर्ड में सी था, ठीक है। रीड सी यहाँ पे रीड हो रहा है क्या, कहीं पे राइट हो रहा है क्या, सी नहीं हो रहा, तो मतलब T3 से कोई एज अभी तो नहीं गई। फिर राइट ऑफ बी हो रहा है, राइट ऑफ बी कहीं हो रहा है क्या, राइट ऑफ बी नहीं हो रहा, ठीक है, तो अभी भी T2 से भी कोई एज इस बार नहीं गई। देन राइट ऑफ ए चेक करते हैं, तो यहाँ पे रीड ऑफ ए या फिर राइट ऑफ ए कहीं होना चाहिए, हाँ हो रहा है, T3 से T1 पे हो रहा है, T3 से T1 पे हो रहा है, ठीक है। देन राइट ऑफ सी है, इसमें तो हो नहीं रहा था ए का कहीं पे भी, राइट ऑफ सी है क्या, राइट ऑफ सी या रीड ऑफ सी कहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। राइट ऑफ ए है क्या, रीड या राइट ऑफ ए कहीं पे हो रहा है, नहीं हो रहा। रीड ऑफ बी है क्या, राइट ऑफ बी हो रहा है, नहीं हो रहा। राइट ऑफ ए है क्या, राइट ऑफ ए हो रहा है कहीं पे T2 या T3 में, नहीं हो रहा। तो ये हमारा फाइनल प्रेसिडेंस ग्राफ बना, ठीक है। देन अब इसमें चेक करो कि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, साइकिल एग्जिस्ट करती है, नहीं कर रही। अगर ये होता तो साइकिल एग्जिस्ट करती, लेकिन T2 से T1 T3 की तरफ जा रहे हैं और T3 से T1 की तरफ जा रहे हैं, तो साइकिल एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, और कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो व्यू सीरियलाइजेबल है, और व्यू सीरियलाइजेबल है तो सीरियलाइजेबल है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। देन अब इसका ऑर्डर पूछ रहा था आपसे, तो ऑर्डर क्या होगा, पहले देखो टोपोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, अभी मैंने बताया क्या होता था। पहले देखो कि ऐसी कौन सी नोड है जिसपे कोई भी इनकमिंग एज नहीं है, तो इस पे इनकमिंग एज है, हाँ है। इस पे इनकमिंग एज है, नहीं है। इस पे इनकमिंग एज है, हाँ है। तो सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होगा, T2। देन इसको हटा दो, अब किस पे इनकमिंग एज नहीं है, इसकी सारी एजेस हट गई, ये हट गया, ये हट गया, तो T3 पे कोई भी इनकमिंग एज नहीं है, लेकिन T1 पे है, तो इसके बाद T3 एग्जीक्यूट होगा, देन T1। तो ये इसका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल का ऑर्डर है कि इस ऑर्डर में आप इस गिवन शेड्यूल को एग्जीक्यूट करो, ये सीरियलाइजेबल की तरह वर्क करेगा, तो ये सीरियलाइजेबल शेड्यूल बन जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, हर साल गेट में एक क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप पे, ठीक है। आपसे ये पूछ लेगा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं, आपसे ये पूछ लेगा कि इसका ऑर्डर क्या है, तो आपको ये टोपोलॉजिकल ऑर्डर अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो जब हम इस DBMS की प्रैक्टिस करेंगे तो और क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल कैसे, दो सीरियलाइजेबल आपको दिए गए हैं, उनको आपको चेक करना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं या नहीं, मतलब दो शेड्यूल आपको दिए गए हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल के। अब आपको ये चेक करना है, आपको बताना है, ऐसा गेट में एक बार शायद पूछ रखा है कि दो शेड्यूल दे रखे हैं, आपसे पूछेगा कि ये दोनों शेड्यूल सेम सीरियलाइजेबल की, मतलब सेम प्रेसिडेंस ग्राफ अगर इनके हैं तो मतलब ये सेम सीरियलाइजेबल की तरह एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, सेम सीरियल शेड्यूल की तरह एग्जीक्यूट हो रहे होंगे। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल इक्विवेलेंट है या नहीं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हम उसका देखते हैं हम, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल होते हैं, देखो कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल आपको दो शेड्यूल दिया रहेगा, उसमें कुछ ट्रांजेक्शन दी रहेंगी, पूछेगा ये दोनों इक्विवेलेंट हैं या नहीं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है या नहीं। तो ये कैसे करते हैं कि हम देखते हैं, दोनों का हम प्रेसिडेंस ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अगर प्रेसिडेंस ग्राफ दोनों के सेम है, ठीक है, तो वो क्या होंगे, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल होंगे। लेकिन ये मत दिमाग में डालना कि मतलब इनका ग्राफ अगर किसी में साइकिल एग्जिस्ट कर रही है तो वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट शेड्यूल का क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको ऐसे, तो कहीं ना कहीं वो अगर आपसे इक्विवेलेंट पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं इनका प्रेसिडेंस ग्राफ ए साइक्लिक है, ठीक है, तभी वो आपसे इक्विवेलेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो अब दो शेड्यूल है, इनमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है, इसमें कुछ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है, दोनों का आप क्या बनाओगे, प्रेसिडेंस ग्राफ बनाओगे। तो प्रेसिडेंस ग्राफ बनाओ इसका, अगर यहाँ रीड ऑफ ए है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेक करो पूरे ट्रांजेक्शन में क्या राइट है, हाँ है, तो T1 से T2 की तरफ एक एज जाएगी, और एक बार एज चली गई तो बीच में फिर और कोई आ रहा है तो दोबारा एज नहीं बनानी है, एक ही बार बनानी है एज। देन राइट ऑफ ए है, कॉन्फ्लिक्टिंग यहाँ पे भी है, लेकिन एक बार एज ड्रॉ हो चुकी है तो दोबारा नहीं बनानी। देन इस पे आओ, रीड ऑफ ए है क्या, राइट ऑफ ए कहीं है, नहीं है। राइट ऑफ ए है क्या, राइट ऑफ ए कहीं है, नहीं है। रीड भी होता तो भी यहाँ पे बनता T2 से T1 की तरफ। रीड ऑफ बी है, फिर रीड ऑफ बी और राइट ऑफ बी है, ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर जनरेट हो रहा है राइट ऑफ बी से, तो T1 से T2, यही इसका प्रेसिडेंस ग्राफ बनेगा, ठीक है।
इसका प्रेसिडेंस ग्राफ बनाते हैं T1 T2। यहाँ पे चेक करो रीड ऑफ ए है क्या, यहाँ पे कहीं भी राइट ऑफ ए है, हाँ है, तो T1 से T2 एक एज गई। राइट ऑफ ए है, राइट ऑफ ए यहाँ पे भी है, लेकिन एक एज हम बना चुके तो दोबारा एज नहीं बनाते। देन रीड ऑफ बी है क्या, यहाँ पे राइट ऑफ बी है, हाँ है, लेकिन अभी भी एज T1 से T2 की तरफ ही जा रही है और बन चुकी है, तो अब दोबारा हम नहीं बनाएंगे। राइट ऑफ ए रीड ऑफ ए है, तो यहाँ पे राइट या रीड ऑफ ए कुछ भी है नहीं है, तो T2 से T1 एज नहीं जा रही। फिर राइट ऑफ बी है और राइट ऑफ बी है, कॉन्फ्लिक्टिंग था लेकिन हम ड्रॉ कर चुके तो दोबारा नहीं करेंगे। राइट ऑफ बी और रीड ऑफ बी है क्या, इस वाले ट्रांजेक्शन में कोई भी राइट या रीड है नहीं है, तो इसका ग्राफ ये बना। तो अब ये दोनों ग्राफ सिमिलर हैं, तो ये कैसे हुए, ये कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट हुए। ठीक है, बस ऐसे चेक करना होता है। और ये दोनों कैसे हैं, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल भी हैं, व्यू सीरियलाइजेबल भी हैं और सीरियलाइजेबल भी हैं। तो इस तरीके से हम कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल चेक करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्या था कॉन्सेप्ट, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल था का पूरा कॉन्सेप्ट ये था। अब हमने सीख लिया कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल कैसे चेक करते हैं। तो लेकिन क्या दिक्कत थी, अगर कोई शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो हम गारंटीड कह सकते थे वो सीरियलाइजेबल है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर हमें क्या चेक करना होता था, हमें व्यू सीरियलाइजेबल चेक करना है। तो अब हम इसके बाद व्यू सीरियलाइजेबल देखते हैं। ठीक है, व्यू सीरियलाइजेबल पढ़ने से पहले हमें देखना होगा व्यू इक्विवेलेंट क्या होता है, क्योंकि व्यू सीरियलाइजेबल तभी चेक होगा जब आपको व्यू इक्विवेलेंट के बारे में पता होगा। ठीक है, तो व्यू इक्विवेलेंट की 3 स्टेप की एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम समझ लो या फिर कॉन्सेप्ट समझ लो, कुछ भी है। आपको 2 शेड्यूल दिए हुए हैं, SI और SJ, I और J कुछ भी हो सकते हैं, कितने भी मतलब कोई भी नंबर का nth नंबर का शेड्यूल दिया हुआ है, SI और SJ मैंने मान लिया। तो आपको दोनों शेड्यूल में चेक करना है जिसने इनिशियल रीड उस पर्टिकुलर डेटा आइटम पे परफॉर्म की है। ठीक है, उसके बाद किसी ने भी उस पर मतलब इनिशियल रीड जिसकी है और दूसरे शेड्यूल में उसी डेटा आइटम पे, ठीक है, इनिशियल रीड होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इनिशियल रीड इसमें किसकी थी, अगर T1 ने इनिशियल रीड की है तो उसके इक्विवेलेंट में, अगर यहाँ पे भी TI TJ है, T1 T2 था, यहाँ पे भी T1 T2 था, इस शेड्यूल में भी इनिशियल रीड किसने परफॉर्म की, T1 ने की, तो यहाँ पर भी इनिशियल रीड किसको परफॉर्म करनी होगी, T2 को ही करनी होगी, मतलब T1 को करनी होगी। ठीक है, तो इनिशियल रीड हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर इसने इनिशियल रीड शुरू की है तो इसने भी इनिशियल रीड ही शुरू करनी है। ठीक है, इसी तरह फाइनल राइट, अब उस डेटा आइटम पे फाइनल राइट जिस ट्रांजेक्शन ने की है, मतलब अगर इस शेड्यूल में TJ ने की है, ठीक है, तो इस शेड्यूल में भी फाइनल राइट डेटा आइटम पे T1 या मतलब T2 ही करेगा। अगर ये T1 T2 मान लो तो T2 ने फाइनल राइट की, तो इसमें भी T2 ही फाइनल राइट करेगा। ठीक है, तीसरी रीड आफ्टर राइट डिपेंडेंसी, रीड आफ्टर राइट को, तो ये क्या है, रीड आफ्टर राइट शॉर्ट में बोले तो। ठीक है, रीड आफ्टर राइट का क्या मतलब है, राइट के बाद क्या होना चाहिए, रीड परफॉर्म होना चाहिए। अगर इस ट्रांजेक्शन में देखोगे तो राइट ऑफ डेटा आइटम पे राइट कहाँ परफॉर्म हुआ, इस पे, तो इसके बाद ही इस पे रीड परफॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सी डिपेंडेंसी दिख रही है, तो रीड आफ्टर राइट। ठीक है, रीड किया है बाद में राइट के। ठीक है, अब इसमें भी देखो ऐसी कोई डिपेंडेंसी दिख रही होगी, रीड आफ्टर राइट, तो यहाँ पर भी वैसी ही डिपेंडेंसी है। तो सब कुछ सेम चल रहा है। देखो TI में ही इनिशियल रीड TI ने यहाँ पे भी परफॉर्म किया था, TI ने यहाँ पे भी परफॉर्म किया, फाइनल राइट दोनों ही शेड्यूल में TJ ने परफॉर्म किया था, और रीड आफ्टर राइट डिपेंडेंसी यहाँ पे भी और यहाँ पर भी है। तो अगर ये तीनों प्रॉपर्टी किसी 2 शेड्यूल्स में फॉलो हो रही हैं तो वो शेड्यूल कैसे हैं, व्यू इक्विवेलेंट शेड्यूल हैं। ठीक है, इफ एनी शेड्यूल follow these 3 property, then कैसे हैं वो, व्यू इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो व्यू इक्विवेलेंट है। तो अब हम व्यू सीरियलाइजेबल की डेफिनेशन लिखते हैं, क्या होता है व्यू सीरियलाइजेबल, इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे क्या है। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, तो क्या है व्यू सीरियलाइजेबल, शेड्यूल S, अगर कोई हम शेड्यूल मान लें
शेड्यूल एस मान रखे हम, शेड्यूल एस इज व्यू सीरियलाइजेबल, ठीक है, इफ इट इज व्यू इक्विवेलेंट। व्यू इक्विवेलेंट चेक करना देखा ना हमने, 3 स्टेप की एल्गोरिथम थी, तो वही क्या लिख रहे हैं, शेड्यूल एस इज अ व्यू सीरियलाइजेबल, शेड्यूल जो एस हमें गिवन है वो व्यू सीरियलाइजेबल होगा अगर इफ इट इज व्यू इक्विवेलेंट टू वन ऑफ इट्स सीरियल शेड्यूल। इसका मतलब क्या है कि आपको कोई शेड्यूल गिवन है, शेड्यूल एस इज व्यू सीरियलाइजेबल कब होगा, कोई आपको एक शेड्यूल गिवन है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हम उस शेड्यूल को डायरेक्टली नहीं देखेंगे, उस शेड्यूल को क्या करेंगे कि हम कभी T1 को ऊपर करेंगे, कभी T2 को नीचे करके, मतलब शेड्यूल को हम पहले कैसे बनाएंगे, सीरियल शेड्यूल की तरह बनाएंगे, देन फिर चेक करेंगे कि क्या कोई भी सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट उसका व्यू इक्विवेलेंट, मतलब उसको सीरियल शेड्यूल करने के बाद हम प्रॉपर्टी लगाएंगे किसकी, व्यू इक्विवेलेंट की, ठीक है, जो हमने तीनों पढ़ी। अगर वो प्रॉपर उसमें फॉलो हो रही होगी, ठीक है, कि वो फॉलो व्यू इक्विवेलेंट को फॉलो कर रहा होगा, तो हम क्या कह देंगे, ठीक है हाँ भैया व्यू सीरियलाइजेबल है। अगर नहीं कर रहा है तो हम कह देंगे व्यू सीरियलाइजेबल नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, पहले जो भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा उसको एज अ सीरियल शेड्यूल में आपको ब्रेक करना है। सीरियल शेड्यूल चेक करने के बाद ये तीनों प्रॉपर्टी लगानी है, ये तीनों प्रॉपर्टी अगर पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होती है तो वो व्यू सीरियलाइजेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, शेड्यूल एस इज अ व्यू सीरियलाइजेबल इफ इट इज व्यू इक्विवेलेंट टू वन ऑफ इट्स सीरियल शेड्यूल। जो भी हमने उसका सीरियल शेड्यूल बनाया उसमें एक भी इक्विवेलेंट हो गया तो फिर वो क्या है, व्यू सीरियलाइजेबल है, यही वो डेफिनेशन कह रहा है। तो एक क्वेश्चन से हम ये पूरा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमने व्यू सीरियलाइजेबल की बात की, तो क्या चेक करना पड़ेगा, तो पहले व्यू इक्विवेलेंट हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका व्यू इक्विवेलेंट शेड्यूल क्या हो सकता है, तो इसका सीरियल शेड्यूल हम बनाएंगे, ठीक है। अब सीरियल शेड्यूल दो पॉसिबल हैं, या फिर T1 को ट्रांजैक्शन पूरा ऊपर कर दें या फिर T2 के ऊपर कर दें, या फिर एक तरीका क्या है, T2 के ऊपर कर दें, T1 के नीचे कर दें। फिर इक्विवेलेंट दोनों में चेक करेंगे, अगर दोनों मतलब इसका जो हमने सीरियल शेड्यूल बनाया वो सारी प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट की फॉलो कर जाता है, तो हम क्या कहेंगे, व्यू सीरियलाइजेबल है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं इसको करके। तो क्या करो, पहले T1 T2, एक पॉसिबल सीरियल शेड्यूल क्या है इसका कि T1 की ट्रांजैक्शन एक साथ कर दो सारी, ठीक है, और ये वाली इसके नीचे कर देंगे सारी। तो अब पहले हमने फर्स्ट पॉइंट क्या देखा था, व्यू इक्विवेलेंट चेक करते हुए इनिशियल राइट देखते हैं, ठीक है। तो इनिशियल राइट यहाँ पे ए डेटा आइटम पे पहले देखते हैं कौन कर रहा है। इनिशियल राइट किसने की है, ए डेटा आइटम पे T1 ने की है। तो इस शेड्यूल में भी किसको इनिशियल राइट करनी चाहिए, T1 को। T1 कर रहा है, ठीक है, पहला पॉइंट करेक्ट है हमारा, 3 पॉइंट की एल्गोरिथम थी ना। दूसरा, फाइनल राइट कौन कर रहा है, फाइनल राइट ए पे कौन कर रहा है, T2 कर रहा है। इसमें कौन कर रहा है, T2 ही कर रहा है। बी वाले पे देखो, ए की हमने बात की, ठीक है। अब ए में एक और पॉइंट चेक कर लेते हैं, देन बी डेटा पॉइंट पे देखेंगे। लास्ट पॉइंट क्या था, रीड आफ्टर राइट। तो रीड आफ्टर राइट, तो देखो ये तो स्टार्ट कर रहा है, तो रीड आफ्टर राइट हो रहा है, रीड आफ्टर राइट, राइट के बाद रीड हुआ, तो मतलब यहां पे तो सही है। यहां पर भी ऐसा कुछ हो रहा है क्या, रीड आफ्टर राइट, ठीक है, राइट के बाद रीड हो रहा है, तो यहां पर तीनों प्रॉपर्टी ए डेटा पॉइंट के लिए सही है, ठीक है। बी के लिए चेक करते हैं, इनिशियल राइट कौन कर रहा है, T1 कर रहा है। इसमें इनिशियल राइट T1 को ही करना चाहिए, बी पे T1 ही कर रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, फाइनल राइट कौन कर रहा है, बी पर T2 कर रहा है। फाइनल राइट कौन कर रहा है, यहां पे भी T2 को ही करना चाहिए, कर रहा है, दूसरा पॉइंट भी सेटिस्फाइड है। तीसरा, रीड आफ्टर राइट, रीड आफ्टर राइट डिपेंडेंसी बन रही है कहीं, हाँ यहां बन रही है, रीड आफ्टर राइट, राइट कर रहा है, देन रीड कर रहा है, रीड आफ्टर राइट डिपेंडेंसी यहाँ पे बी पे बन रही है और यहाँ पे भी बन रही है क्या, रीड आफ्टर राइट यहाँ पे भी हो रहा है,
ठीक है, तो यहाँ पर भी रीड आफ्टर राइट वाली डिपेंडेंसी सही हो रही है, मतलब तीनों कंडीशन एक ए डेटा पॉइंट के लिए भी सेटिस्फाइड हो रही है और बी के लिए भी सेटिस्फाइड हो रही है। तो हमने चेक किया पहला ही सीरियल शेड्यूल, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो गए, इसको ऐसे स्टार दे देता हूँ नाम। तो एस इज इक्विवेलेंट टू किसके आ गया, एक अपने ही एक सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट आ गया। तो हम क्या कहेंगे ऐसे शेड्यूल को, व्यू सीरियलाइजेबल है। और व्यू सीरियलाइजेबल है तो क्या है, सीरियलाइजेबल भी है। लेकिन क्या यहाँ से कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, नहीं। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल के लिए आपको चेक करना पड़ेगा, कैसे चेक करोगे, इसमें भी करके देख लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो रीड ऑफ ए है, क्या यहाँ पे कहीं राइट ऑफ ए है, या क्योंकि रीड का कॉन्फ्लिक्ट पेयर कौन है, राइट, पूरे में चेक करो राइट है, हाँ है। तो T1 T2 दो नोड बनाया, T1 से T2 की तरफ। देन राइट ऑफ ए है, कॉन्फ्लिक्ट पेयर है, लेकिन एक बार हमने ड्रॉ कर लिया तो दोबारा ड्रॉ करने की नीड नहीं है, ठीक है। देन इसमें रीड ऑफ ए है, क्या इसमें राइट ऑफ ए है, इसके बाद वाले पे चेक करते हैं, कभी भी इसके ऊपर मत जाना, जिस पॉइंट पे खड़े हो उसके नीचे चेक करना है हमेशा। क्या है कहीं, नहीं है। राइट ऑफ ए है तो कॉन्फ्लिक्ट पेयर राइट का राइट या रीड हो सकता है, कहीं पे भी है, नहीं है, तो मतलब T2 से T1 यहाँ पे तो नहीं जा रहा। फिर यहाँ पे चेक करो, रीड का कॉन्फ्लिक्ट पेयर राइट होता है, राइट है, हाँ है, लेकिन अभी भी एरो के सर से T1 से T2 की तरफ है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल भी है, ठीक है। ओवरऑल ये कैसा है, व्यू भी है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल भी है और सीरियलाइजेबल भी है। लेकिन अगर व्यू सीरियलाइजेबल आपने डायरेक्ट चेक किया तो आप ये नहीं कह सकते वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, ठीक है। आप क्या कह सकते हो, सीरियलाइजेबल है। अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल चेक करना है तो उसका तरीका है प्रेसिडेंस ग्राफ बना के। तो ये ओवरऑल था व्यू सीरियलाइजेबल चेक करने का। अब एक और क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं। तो ये मत सोचना कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया कि T2 को ऊपर T1 से ऊपर, मेरा पहला ही सेटिस्फाई कर गया था, वो व्यू सीरियलाइजेबल दे दिया, तो मैंने आगे का केस चेक नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मुझे पता चल गया वो सीरियलाइजेबल है, ठीक है। कोई एक ऐसा पाथ एग्जिस्ट करता है जो सीरियलाइजेबिलिटी प्रोवाइड करा देगा, तो बस हमें वहीं पे रुक जाना है। ये नहीं करना कि हम जबरदस्ती दूसरा भी चेक करें, तीसरा भी चेक करें, ऐसे मल्टीपल केस बन सकते हैं। यहाँ पे ट्रांजेक्शन 2 ले रखी है, 3 4 5 ऐसे हो सकती हैं, ठीक है। तो पेपर में आपके आ रहा है तो आप ऐसे ही करोगे। गेट में अभी हम उसका डिस्कस करेंगे, गेट में डायरेक्ट कैसे चेक करें, ठीक है। एक बार और एक डिटेल मेथड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसके भी दो पॉसिबल हैं। पहला केस क्या हो सकता है, T1 की ट्रांजैक्शन सारी ऊपर हो और T2 की सारी नीचे हो। तो पहला केस हम बनाते हैं, फिर हम इक्विवेलेंसी चेक करेंगे दोनों की। तो पहला केस में मैं T1 को सारे को ऊपर ले जा रहा हूं और T2 को सबको नीचे। ठीक है, T1 और T2 हमने लिख लिया। तो अब हमें 3 स्टेप की इक्विवेलेंसी, अब इन दोनों में इक्विवेलेंसी चेक करनी है। तो 3 स्टेप कौन कौन से, इनिशियल रीड होना चाहिए, फाइनल राइट चेक करेंगे और फिर रीड आफ्टर राइट, ठीक है, नहीं राइट आफ्टर रीड, सॉरी, ठीक है। तो चेक करते हैं। इसमें देखो इनिशियल रीड कौन कर रहा है, ए डेटा पॉइंट पे इनिशियल रीड T1 ने किया, तो इसमें भी T1 को ही करना चाहिए इनिशियल रीड। इनिशियल रीड किसने किया है, T1 ने ही किया है, ठीक है। देन फाइनल राइट किसने किया है, ए पर फाइनल राइट किया है T2 ने, और यहां पर फाइनल राइट किसने किया है, यहां पर फाइनल राइट किया है T1 ने, ठीक है। तो दूसरा ही केस फेल हो गया, तो मतलब ये इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। क्यों, कहां पे फेल हुआ, रीड तो सही था लेकिन राइट देखो, राइट यहां पे ए पे किसने किया फाइनल राइट, T2 ने किया, और यहां पर कौन कर रहा है फाइनल राइट, ए पर T1 कर रहा है, ठीक है। इसलिए ये इक्विवेलेंट नहीं है। अब दूसरा केस चेक करते हैं। दूसरे केस में T2 की सारी ट्रांजैक्शंस को ऊपर ले जाऊंगा और T1 को सबको नीचे ले आएंगे। चेक करते हैं अब इसको। इनिशियल रीड कौन कर रहा है, T2 कर रहा है, और यहां पर इनिशियल रीड T1 कर रहा है।
तो यहाँ पे रीड पे ही कॉन्फ्लिक्ट आ जा रहा है, ठीक है, तो ये भी शेड्यूल नहीं है, मतलब इक्विवेलेंट नहीं है। और भी कोई शेड्यूल पॉसिबल है क्या? तो ये दो शेड्यूल पॉसिबल थे, दोनों ही हमने चेक कर लिए, क्योंकि हमें क्या यहाँ पे चेक करना होता है, हमें सीरियल बना के चेक करना होता है, ठीक है, और दोनों में ही नहीं हो पाया, दोनों में ही यहाँ पे तो रीड में ही दिक्कत आ गई, ठीक है, और उस वाले में किसमें आई थी, इससे पहले वाले में राइट में दिक्कत आ गई थी। तो ये क्या है, नॉट व्यू सीरियलाइजेबल, और व्यू सीरियलाइजेबल नहीं है तो नॉट सीरियलाइजेबल। अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरीफाई किससे करते हैं? वेरीफाई कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल से करते हैं, क्योंकि नॉट सीरियलाइजेबल आ गया तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल भी नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं कैसे, T1 T2, क्योंकि देखो यस के केस में अगर सीरियलाइजेबल है कोई चीज़ तो हम ये नहीं कह सकते वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा, लेकिन अगर नॉट आ गया ना तो ये गारंटीड है कि कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल भी नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, रीड हो रहा है तो राइट हो रहा है यहाँ पे, तो T1 से T2 की तरफ रीड हो रहा है क्या, यहाँ पे कहीं राइट, मतलब राइट रीड हो रहा है, रीड का कॉन्फ्लिक्ट राइट होता है क्या, इसमें कहीं राइट है, हाँ है, मतलब T2 से T1 भी चला गया। अब आगे चेक करने की जरूरत है क्या, अगर साइकिल एग्जिस्ट कर गई, साइकिल हो गई तो नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, ठीक है। तो ये था पूरा, आपको ऐसे करना है। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में बैठे हो, आपको आ जाता है व्यू सीरियलाइजेबल एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अब हम हर बार ऐसे गेट में अगर करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं वो मैं लिखता हूँ, उसके बाद हम एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इस पर, ठीक है। तो गेट में हर बार हम ये मेथड नहीं लगाएंगे व्यू सीरियलाइजेबल चेक करने का। देखो सबसे पहला तरीका क्या होगा, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ ही जाता है वर्स्ट केस में व्यू सीरियलाइजेबल का, तो आप पहले क्या चेक करो, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल चेक कर लो। सबसे आसान क्या निकालना होता है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। आप देख कर भी उसके ट्री बना सकते हो, क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो गया तो व्यू सीरियलाइजेबल हो ही जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, शेड्यूल इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, आपकी किस्मत खराब है, नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल आ गया, तो क्या चेक करोगे, एंड नो ब्लाइंड राइट। ब्लाइंड राइट क्या होता है कि मैंने कभी रीड किया ही नहीं, डायरेक्टली मैंने उस डेटा आइटम को अपडेट कर दिया। फॉर एग्जांपल A और B दो ट्रांजैक्शन चल रही थी, मैं आया, A ने तो रीड किया लेकिन B ने क्या किया, सीधा राइट मार दिया और राइट A। तो इसने क्या इससे पहले कहीं पे रीड किया A को? नहीं किया। इसने क्या किया, ब्लाइंडली A पे गया और कुछ भी अपडेट करके चला आया, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, ब्लाइंड राइट कहते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इफ शेड्यूल इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट एंड नो ब्लाइंड राइट, ब्लाइंड राइट नहीं होनी चाहिए, देन 100% इट इज नॉट व्यू सीरियलाइजेबल, ठीक है। मतलब ब्लाइंड राइट भी नहीं है और आपने चेक कर लिया कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल भी नहीं है, देन 100% आप कह सकते हो नॉट व्यू सीरियलाइजेबल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम इस चीज को अप्लाई करें तो देखो यहाँ रीड हो रहा है, पहले तो पहला ही परफॉर्म कर लेते हैं, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है नहीं, ठीक है। तो अगर इसका डायग्राम अब बनाओगे T1 T2 T3, ठीक है, जितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन उतनी नोड, रीड है, राइट A हो रहा है तो T1 से T2, देन T2 में रीड है, राइट है, इनका कॉन्फ्लिक्ट, रीड का कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, राइट, और राइट का कॉन्फ्लिक्ट भी राइट ही होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट पेयर है, हाँ T1 में भी है। और अच्छा ये भी चेक कर लेना, रीड यहाँ पे हो रहा था, देन T2 में एक इसका कॉन्फ्लिक्ट पेयर प्रेजेंट है और T3 में भी तो प्रेजेंट है, तो T1 से एक एज T3 पे भी जाएगी, ठीक है। T2 में अब चेक करते हैं, T2 से T1 पे भी एक एज जाएगी, ठीक है, लेकिन T2 से T3 पे भी एज जा रही है, ठीक है। फिर राइट आया, राइट का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ T3 में प्रेजेंट है जो कि एरो लग चुका है। अब T3 आया, T3 का कोई कॉन्फ्लिक्ट पेयर प्रेजेंट है T1 T2 में? नहीं है, तो ये इसका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल का प्रेसिडेंस ग्राफ बना। अब प्रेसिडेंस ग्राफ में देखो क्या कोई भी साइकिल, एनी साइकिल एग्जिस्ट, हाँ ये साइकिल एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो फिर बड़ी वाली भी साइकिल, वैसे ये भी साइकिल, अच्छा ये साइकिल नहीं बन रही, अगर ये एरो नहीं होता तो फिर ये साइकिल नहीं बन रही थी, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं हो पाया, तो यहाँ पे हमने पहला पॉइंट चेक कर लिया, नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। देन सेकंड पॉइंट चेक करो, क्या कोई भी ब्लाइंड राइट है यहाँ पे? पहले रीड किया, देन राइट किया, रीड किया, राइट किया, रीड किया, राइट किया, ठीक है। तो कोई भी ब्लाइंड राइट प्रेजेंट नहीं है, तो 100% क्या है ये, नॉट व्यू सीरियलाइजेबल, ठीक है। आपने सीधा कह दिया, ठीक है। ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम ब्लाइंड राइट होगी, ठीक है, ठीक है।
रीड ए, राइट ए, राइट ए, राइट ए, मान लेते हैं ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो ब्लाइंड राइट क्या होता है, बिना कुछ पढ़े राइट कर दिया, तो यहाँ पे भी ब्लाइंड राइट प्रेजेंट है, यहाँ पे भी ब्लाइंड राइट प्रेजेंट है, लेकिन हम पॉइंट शुरू से चलेंगे। पहले चेक करते हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, तो T1, T2 और T3। T1 में अगर रीड है तो कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर राइट, क्या पूरे ट्रांजैक्शन इसको छोड़ के बाकी इसके इस पॉइंट ऑफ टाइम के नीचे कहीं पे भी राइट है तो एज आएगी। राइट है T2 पे, हाँ है, T3 पे भी है। देन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आओ, राइट है, तो T1 और T3 में उस ट्रांजैक्शन को छोड़ के बाकी अदर ट्रांजैक्शन में चेक करो क्या राइट का पेयर, राइट का कॉन्फ्लिक्टिंग क्या है, रीड आ जाए या राइट आ जाए। तो T1 पे है, देन T3 पे भी है, देन T1 पे फिर आए और T3 पे इसका कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है, लेकिन एज पहले से ड्रॉ है तो नई एज ड्रॉ करने की नीड नहीं है। देन फिर राइट ऑफ ए है, तो अब इनमें कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है क्या, T1 और T2 में, T1 T2 में अब आगे कुछ है ही नहीं, तो मतलब T3 से कहीं एज नहीं जाएगी, लेकिन यहाँ पे साइकिल एग्जिस्ट कर गई, तो ये क्या है, नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। लेकिन क्या आप कह सकते हो व्यू अगर नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो क्या आप ये कह सकते हो कि ये सीरियलाइजेबल नहीं हो सकता, डायरेक्टली तो नहीं कह सकते। अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा, व्यू सीरियलाइजेबल चेक करना पड़ेगा। चेक करते हैं इसमें, तो व्यू सीरियलाइजेबल क्या कहता है, सेकंड पॉइंट देखो, नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल पहला पॉइंट हो गया। अब इसमें क्या नो ब्लाइंड राइट है, नहीं, एक ब्लाइंड राइट ये है, एक ब्लाइंड राइट ये है, तो क्या डायरेक्टली आप कह पाओगे, नहीं कह सकते। तो अब हमें बेस वाले मेथड पे जाना पड़ेगा। बेस वाला मेथड लगाते हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटीज क्या बन सकती हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो पहला केस देखते हैं, T1 के सारे ऊपर, देन T2, देन T3 एग्जीक्यूट करवाते हैं। पहला केस, जिस केस पे भी सेटिस्फाई हो जाएगा हम उस केस पे बाद एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। T1 ऊपर गया तो रीड ऑफ ए, राइट ऑफ ए, राइट ऑफ ए, राइट ऑफ ए, ये हुआ ऑर्डर। इनिशियल रीड कौन कर रहा है, ए की डेटा पॉइंट है, हमारे पास मल्टीपल नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डेटा पॉइंट। हर एक डेटा पॉइंट के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए व्यू सीरियलाइजेबल की कंडीशन, ठीक है। अगर यहाँ पे 10 होते तो 10 को आपको चेक करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आप एक डेटा पॉइंट पे चेक किए और निकल गए, ठीक है, सारे चेक करेंगे हमेशा। यहाँ पर एक है, लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड कभी देगा नहीं गेट आपको। रीड ए है, इनिशियल रीड किसने परफॉर्म की, T1 ने ए पर, यहाँ पर भी A1 ने की, पहला सेटिस्फाइड है। दूसरा फाइनल राइट किसने की, T3 ने की, यहाँ पर आपके सीरियल शेड्यूल में किसने की, T3 ने की, और डेटा पॉइंट क्या है, ए ही है, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। तीसरी रीड आफ्टर राइट है क्या कहीं, रीड आफ्टर राइट है ही नहीं, रीड आफ्टर राइट इसमें भी नहीं है, तो फिर तीसरी कंडीशन चेक करने की नीड ही नहीं है, मतलब व्यू सीरियलाइजेबल है, ठीक है। अगर होती तो रीड आफ्टर राइट होना चाहिए था, अगर नहीं है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। व्यू सीरियलाइजेबल है तो मतलब सीरियलाइजेबल भी है ये शेड्यूल, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था व्यू सीरियलाइजेबल निकालने का। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। गेट में जो भी पूछा गया है इस पे तो बहुत कम ही चांस है अभी तक पहुंचेगा ये। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं व्यू सीरियलाइजेबल के क्वेश्चन को, ठीक है।